खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। मास्टर स्ट्रोक में आज बात कोरोना की करनी है। लॉकडाउन 2.0 क्या वाकई रिटर्न हो रहा है, इसकी करनी है। लेकिन उससे पहले आपके सामने एक तस्वीर रखना चाहती हूं। इस तस्वीर को देखकर बहुत से सवाल खड़े होते हैं। ये तस्वीर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के सामने हुई मीडिया से बदसलूकी की तस्वीर है। एसपी यानी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव मौजूद थे और पत्रकारों से धक्का मुक्की होती है। पहले आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए, क्योंकि जो कुछ हुआ है संभल में अखिलेश यादव के कार्यक्रम में, उसे आप किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहरा सकते हैं। जमीन पर ये पत्रकार गिर गया। धक्का मुक्की लगातार अखिलेश यादव के सामने होती रही। उबैदुर रहमान मेरे सहयोगी इस वक्त संभल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उबैदुर, मुझे लगता है उन तस्वीरों में आप ही हैं जो उस पत्रकार को उठा भी रहे हैं, क्योंकि जो कपड़े उस वक्त उस शख्स के दिखाई दे रहे हैं उबैदुर, वो आप ही के कपड़े हैं। आप ही हैं जो उस शख्स की मदद कर रहे हैं। हुआ क्या था, मुझे ये बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं, मुरादाबाद का 5 सितारा होटल है। यहाँ पर 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी अखिलेश यादव की, क्योंकि अखिलेश यादव मुरादाबाद मंडल का जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का, उसमें शामिल होने आए थे। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बार बार पत्रकारों के सवालों से झुल्ला रहे थे, उनको धमका रहे थे, और उसके बाद जब वो मंच से उतरे और पत्रकारों ने उनसे सवाल करना चाहा तो उनके सुरक्षा कर्मियों ने वो पत्रकारों को धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया। उसके बाद पत्रकारों ने शिकायत की तो अखिलेश यादव ने खुद इशारा करके अपने सुरक्षा कर्मियों से और कार्यकर्ताओं से पत्रकारों को बहुत बुरी तरह एक 5 सितारा होटल के अंदर हॉल में जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, दौड़ा दौड़ा करके पिटवाया। और कैमरे पर खुद अखिलेश यादव ने ये कहा कि हाँ, हमने पिटवाया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी अखिलेश यादव ने कहा था कि आप लोग संभल के जाइएगा। अखिलेश यादव पता नहीं क्यों इतना मीडिया से नाराज थे, खफा से। हालांकि खुद अखिलेश यादव 2 घंटा लेट आए जो टाइम दिया था, और उसके बाद क्या हुआ, मैं 1 घंटा 5 स्टार होटल के रसोई में मुझ समेत तमाम पत्रकारों ने छुपकर जान बचाई। जब पुलिस फोर्स यहां पहुंचा है तब अभी हम निकल करके उस होटल से बाहर आए हैं। ये मुरादाबाद का 5 स्टार होटल है जहां सुरक्षा के नियम बहुत अच्छे होते हैं, कोई सोच नहीं सकता। मेरे 14 साल के जो पत्रकारिता का कैरियर है उसमें मैंने पहली बार देखा कि कोई पूर्व मुख्यमंत्री इस तरह मीडिया को अपने सामने अपने सुरक्षा कर्मियों से पिटवा रहा था, धमका रहा था और कह रहा था कि आप बिके हुए हो, आप विपक्ष के से सवाल नहीं पूछते हो। अखिलेश यादव को क्या हो गया था, हमें ये नहीं अंदाजा कि क्यों वो इतना मीडिया से खफा हैं, नाराज हैं। और जो कुछ हुआ वो आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते कि 1 घंटे तक तमाम पत्रकार, सैकड़ों पत्रकार थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे, जहां तहां अलग अलग जगहों पर छुप करके जान बचाई। जब अधिकारियों को फोन किए उसके बाद पुलिस फोर्स पहुंचा है तो हम लोग निकल के होटल से अब बाहर आए हैं, तब आपसे बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव के जो सुरक्षा गार्ड थे वो भी मार रहे थे दौड़ा दौड़ा करके, और जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता थे उन्होंने भी मारा। कई पत्रकार घायल हुए हैं। आप जितनी बातें कर रहे हैं अस्पताल में भर्ती वो बहुत बड़े बड़े आरोप है। आप कह रहे हैं आप खुद वहां पर मौजूद थे। 14 साल की पत्रकारिता में आपने इस तरीके का गुस्सा एक नेता को इशारों में ये कहते हुए कि इनको पीटो नहीं देखा है। मैं फिर चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताइए
कि अखिलेश यादव 2 घंटे लेट पहुंचते हैं प्रोग्राम में। चलिए, कुछ व्यस्तता हो सकती है, कहीं फंस सकते हैं। वहां पहुंचने के बाद ऐसा क्या हुआ उबैदुर रहमान कि वो वहां पर मौजूद पत्रकारों से नाराज हो जाएंगे? आपने ऐसा कौन सा सवाल पूछ लिया या मीडिया ने ऐसा क्या पूछ लिया? कोई सवाल ऐसा नहीं था। मीडिया ने जो ऐसा आपत्तिजनक कोई सवाल हो, ऐसा कुछ नहीं था। खुद जो मोबाइल से आजकल कुछ लोग रिपोर्टिंग करते हैं, वो आगे बैठे हुए थे, तो उनसे कहा कि आप तो छोटे पत्रकार हो, आप लोगों का पता ही नहीं है किस चैनल से हो, कहाँ भाई चला जरूर देना। उसके बाद जो अखिलेश यादव का बिहेवियर था, क्योंकि अक्सर ये होता है कि किसी वीआईपी को जब हम लोग कवर करने जाते हैं तो उनके कार्यकर्ता या समर्थक जो होते हैं धक्का मुक्की करते हैं, सुरक्षा कर्मी भी धक्का करते हैं। तो शिकायत अगर की जाती है तो जो वीआईपी होता है वो अपने सुरक्षा कर्मियों को, कार्यकर्ताओं आप कह रहे हैं अखिलेश यादव ने इशारा किया, अखिलेश यादव के इशारे पर ये सब कुछ हुआ, ये कैमरे पर कैद हुआ है? जी हाँ, कैमरे पर खुद अखिलेश यादव ये कबूल रहे हैं कि हाँ हमने पिटवाया। और एक पत्रकार जिसको मैं उठा रहा हूँ, उसको जब वो उठ के कहता है कि साहब आपके गनर ने मेरे नाक पे मारा है, तो वो कहता है कि हाँ हमने पिटवाया। अखिलेश यादव ये खुद कैमरे पर कह रहे हैं। सर आप फुटेज देखिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने पिटवाया। ठीक है उबैदुर रहमान, अपना ख्याल रखिएगा, की बात करता है, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी खबर को हम तक पहुंचाने के लिए। हमने समाजवादी पार्टी के उन तमाम प्रवक्ताओं को, नेताओं को, अध्यक्षों को, महासचिवों को संपर्क किया, बातचीत करने की कोशिश की कि आप आइए एबीपी न्यूज से बात कीजिए, लेकिन किसी ने भी इस पर बात करने से इनकार कर दिया है। कोई भी इस पर कुछ बोलना नहीं चाहता है। लेकिन जो हुआ अखिलेश यादव जी, वो गलत हुआ है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। शलभ जी भाई, यहाँ पर उबैदुर रहमान हमारे सहयोगी एबीपी न्यूज के संवाददाता है, वो ये कह रहे हैं कि नाराज थे अखिलेश यादव और वो ये कह रहे थे कि पत्रकार बिक चुके हैं। देखिए, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा अशोभनीय कुछ नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी ने अपना पुराना चरित्र दोबारा दिखाया है। ये वही पार्टी है जिसने पत्रकारों के खिलाफ हल्ला बोल का नारा दिया था, और सबको याद है कि पत्रकारों को बीच चौराहे पे पकड़ पकड़ के समाजवादी पार्टी के लोग पीटते थे, मारते थे, उनकी गाड़ियां जलाते थे। अभी एक पूर्व मुख्यमंत्री से इस तरह के बर्ताव की उम्मीद, ये तो अपने आप में बहुत हैरान करने वाली बात है। उनके सामने पत्रकारों को पीटा जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं, उनके लोग मार रहे हैं समाजवादी पार्टी के। और शलभ जी, यही वजह है कि हम खुद समाजवादी पार्टी के नेताओं से, इनफैक्ट हम तो चाहते हैं कि अखिलेश यादव आए एबीपी न्यूज पर और जरा इस बात की सफाई दे कि हुआ तो हुआ क्या। बहुत बहुत शुक्रिया शलभ मणि जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो अब जरा लौट कर आते हैं आज के मास्टर स्ट्रोक पर, यानी आज की कवर स्टोरी पर। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज ही के दिन WHO ने कोरोना को महामारी घोषित किया था। आज ही के दिन पूरी दुनिया में ऐसा लग रहा था कि नए साल के आते आते कोरोना का खौफ खत्म हो जाएगा, क्योंकि टीकाकरण शुरू हो चुका है। भारत में भी ये उम्मीद जताई जा रही थी। लोगों ने तो पैंडेमिक का एंडेमिक ही कहना शुरू कर दिया था, लेकिन अब ये लगता है कि ऐसा कहना जल्दबाजी है, क्योंकि देश के कई हिस्सों में कोरोना फिर से लौट कर आने लगा है। अगर आप भी थोड़े से लापरवाह हो गए हैं तो आज मास्टर स्ट्रोक की रिपोर्ट मैं विनती करती हूं आपसे, जरूर देखिए और अपना ख्याल रखिए। 1,12,00,000 कोरोना के कुल केस, 1,89,226 एक्टिव केस, 1,58,189 कुल मौत। नागपुर में 15 से 21 मार्च तक लॉकडाउन, महाराष्ट्र के 8 शहरों में खतरे की घंटी और पंजाब में 1 महीने में 5 गुना मामले बढ़े। क्या देश में कोरोना का वायरस एक बार फिर सिर उठा रहा है? क्या देश में एक बार फिर लॉकडाउन के संकेत मिल रहे हैं? ये तमाम सवाल आज सामने आकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि आज से ठीक 1 साल पहले पहली बार यह पता चला था कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है और पूरी दुनिया इसकी चपेट में आने वाली है। जरा फ्लैशबैक में चल के 11 मार्च 2020, आज से ठीक 1 साल पहले की यही वो तारीख है जब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना को महामारी घोषित किया था। इत्तेफाक देखिए, जिस दिन कोरोना को दुनिया भर में महामारी घोषित किया गया था, उसी दिन कोरोना एक बार फिर हिंदुस्तान को डरा रहा है। नागपुर में 15 मार्च से 21 मार्च तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है।
महाराष्ट्र के कुछ शहरों में भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि 2 से 3 दिन में फैसला लिया जाएगा। काही ठिकाणी नाईलाजाने कडक लॉकडाऊन करावं लागेल। एकूणच येत्या 1-2 दिवसामध्ये आम्ही निर्णय घेतो आहोत आणि जिथे आवश्यकता वाटत असेल तिकडे कडक लॉकडाऊन करावं लागेल। कोरोना को महामारी घोषित करने की पहली बरसी पर देश में कोरोना के हालात क्या हैं, अब वो देखिए। 18 सितंबर 2020 को देश में 10 लाख से ज्यादा एक्टिव केस थे। 1 जनवरी 2021 को एक्टिव केस की संख्या घटकर 2,54,000 पर पहुंची। 12 फरवरी को देश में कोरोना के एक्टिव केस 1,35,000 रह गए। लेकिन पिछले 1 महीने में मामले फिर बढ़े और अब कुल एक्टिव केस की संख्या 1,89,000 है। ये देश में आज कोविड की स्थिति है। हालांकि कुछ राज्यों में कोविड के केसेस बढ़े हैं। जो रिकवरी या क्योर्ड लोग हैं वो अभी भी 97% पे बने हुए हैं। कोविड से होने वाली मृत्यु 1.4% हैं और एक्टिव केसेस 1.6 हैं। देखिए, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में आपके सामने देश के उन 10 शहरों की एक लिस्ट रखने जा रही हूं जहां कोरोना के एक्टिव केसेस सबसे ज्यादा है। हो सकता है उनमें से आपका एक शहर हो। इसमें सबसे पहला नाम है पुणे का, उसके बाद नागपुर, उसके बाद ठाणे, उसके बाद मुंबई, फिर अमरावती, फिर जलगांव, उसके बाद नासिक, उसके बाद औरंगाबाद और फिर नंबर आता है बेंगलुरु और एर्नाकुलम का। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 10 शहरों में से 8 महाराष्ट्र के हैं। सिर्फ एक शहर बेंगलुरु कर्नाटक का है और एक शहर एर्नाकुलम केरल का है। लेकिन ऐसा नहीं है कि खतरा सिर्फ महाराष्ट्र और कर्नाटक और केरल तक ही सीमित है। आंकड़े ये कह रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को भी बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। सरकार के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली के साथ फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, इन जगह पर भी कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 409 नए केसेस सामने आए हैं। इससे पहले 8 जनवरी को 444 केसेस रिपोर्ट किए गए थे। यानी बीते 2 महीनों में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा नए मामले हैं। यानी कोरोना दस्तक दे रहा है दोबारा। अगर आप ये मानकर चल रहे थे कि कोरोना का दी एंड हो चुका है, ये वायरस जा चुका है, पेंडेमिक का एंडेमिक हो गया है, तो आप गलत हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि महाराष्ट्र में कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं उसके पीछे वजह क्या है। आपके दिमाग में यह बात आ सकती है कि इसके पीछे कोरोना का नया स्ट्रेन तो नहीं, लेकिन आज देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया कि इसकी वजह नया स्ट्रेन नहीं है, बल्कि इसके पीछे लोगों की लापरवाही है। हाल के दिनों में ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आई जिसमें शादियों और दूसरे आयोजनों में लोगों की भीड़ नजर आई। Be careful, be watchful. We still have a huge population at risk of this virus. This pandemic is not yet over. Until it is fully over, it is not over. देखिए, अब आपके सामने महाराष्ट्र और पंजाब समेत 5 राज्यों की तस्वीर मुझे रखनी चाहिए, जिसे देखकर आपको ये पता लग जाएगा कि पिछले 1 महीने में यहाँ कितने केसेस बढ़ गए हैं या फिर घट गए हैं। महाराष्ट्र की बात कीजिए, 11 फरवरी को यहाँ पर 36,917 एक्टिव केसेस थे। याद रखिएगा, आज के दिन 1 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। पंजाब में 1 महीने पहले 2100 केसेस थे, आज 9,400 केस है। लेकिन कुछ राज्यों में एक्टिव केस की संख्या घटी भी है। केरल को ही देख लीजिए, यहाँ 11 फरवरी को 64,000 एक्टिव केसेस थे, आज 11 मार्च को 35,000 एक्टिव केसेस हैं। यूपी में ठीक 1 महीने पहले 3,200 एक्टिव केसेस थे, आज के दिन ये संख्या सिर्फ 1,600 है। इसी तरह आप पश्चिम बंगाल चलिए, वहाँ एक्टिव केसेस घटे हैं। 1 महीने पहले 4,300 एक्टिव केसेस थे, आज वहां 3,100 एक्टिव केसेस रह गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का यह कहना है कि जिन राज्यों में कोरोना के मामले बढ़े हैं वहां सभी जिलों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज करने की इस वक्त जरूरत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा ने भी कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगवाया। पीएम मोदी ने ट्विटर पर यह जानकारी साझा भी की। उन्होंने लिखा,
मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी मां को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज आज दे दी गई है। मैं आप सभी से अभी अपील करना चाहता हूं कि जो भी वैक्सीन लगवाने के दायरे में आते हैं वो सभी वैक्सीन लगवाएं और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें। आज राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी कोरोना का टीका लगवाया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी वैक्सीन लगवाई। देश में अब तक 2,56,90,945 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है और राहत की बात यह है कि अब तक सिर्फ 0.00025% मामलों में ही अस्पताल दाखिले की जरूरत पड़ी है। यानी जो लोग वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर डर रहे थे, उन्हें निश्चिंत होकर वैक्सीन लगवानी चाहिए। देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। हिंदुस्तान के पास वैक्सीन इतनी है कि विदेशों में भी भेजी जा रही है। कनाडा की तस्वीरें इसकी गवाह हैं। टोरंटो में कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें वैक्सीन भेजने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहा गया है। तो आपके आसपास के लोग अगर बुजुर्ग की श्रेणी में आते हैं तो उनको वैक्सीन लगाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए और आप लगातार मास्क से अपनी दोस्ती बनाए रखिए। जरा बात उस गुत्थी की कर लें जिसने पिछले 14 दिन से देश की आर्थिक राजधानी की पुलिस को उलझाया हुआ है। अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटकों से भरी कार रखी किसने थी और क्यों रखी थी, क्योंकि जिस मनसुख हिरेन के नाम ये गाड़ी बताई जा रही थी उसकी भी मौत हो गई। फिर इस बीच मुंबई पुलिस के एक विवादित ऑफिसर सचिन वाजे पर कई सारे गंभीर आरोप लग गए। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि मुंबई में जो ये कांड हुआ है और दिल्ली में जो इजराइल दूतावास के बाहर रखा बॉम्ब कांड हुआ है, इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता है। एंटीलिया कांड की गुत्थी में नई एंट्री। दिल्ली की तिहाड़ जेल से जुड़े विस्फोटक कांड के तार। इजराइल दूतावास बम कांड से भी जुड़ा कनेक्शन। अब तक एंटीलिया कांड की तफ्तीश और इससे जुड़े किरदार मुंबई तक ही सीमित थे, लेकिन एबीपी न्यूज को मिली ताजा जानकारी के मुताबिक इस मामले के तार दिल्ली की तिहाड़ जेल से भी जुड़ रहे हैं और ये कनेक्शन जुड़ता है इसी साल इजराइल दूतावास के पास हुए बम कांड से। 29 जनवरी की शाम राजधानी दिल्ली में इजराइल दूतावास के बाहर एक लो इंटेंसिटी धमाका हुआ था। अगले दिन इस धमाके की जिम्मेदारी जैश उल हिंद नाम के एक आतंकी संगठन ने ली थी। मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के जरिए संदेश भेजकर उसने ये जिम्मेदारी ली थी। जब जांच हुई तो ये सामने आया कि ये मैसेज देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल से भेजा गया था। एंटीलिया के पास विस्फोटकों से भरी कार की जांच में भी अब कुछ ऐसे पहलू सामने आ रहे हैं जो ये इशारा करते हैं कि एंटीलिया कांड के तार न सिर्फ तिहाड़ जेल से जुड़ते हैं बल्कि इजराइल दूतावास के पास हुए धमाके में शामिल लोगों का भी इस कांड से कनेक्शन है। दरअसल इजराइल दूतावास के पास हुए बम धमाके के बाद जिस तरह एक मैसेज भेजा गया था, ठीक उसी तरह से एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी कार मिलने के बाद भी एक मैसेज आया। जांच में पाया गया कि ये दोनों ही मैसेज तिहाड़ जेल से भेजे गए थे और हैरानी की बात यह है कि दोनों ही मामलों में जैश उल हिंद नाम के संगठन ने जिम्मेदारी ली है। इतना ही नहीं, दोनों ही मैसेज टेलीग्राम ऐप से भेजे गए थे। इजराइल दूतावास और एंटीलिया कांड दोनों ही हाई प्रोफाइल केस हैं और दोनों के तार जिस तरह से तिहाड़ जेल से जुड़ रहे हैं उससे जांच एजेंसियों को शक है कि तिहाड़ जेल में बैठे कुछ अपराधी इस काम को अंजाम दे रहे हैं। अब चुनौती है उन अपराधियों तक पहुंचने की। एक तरफ एंटीलिया कांड का कनेक्शन दिल्ली तक पहुंच गया है तो वहीं इस मामले में मुंबई पुलिस के अफसर सचिन वाजे की मुश्किलें भी बढ़ने लगी हैं। शायद यही वजह है कि इस मामले की जांच कर रही एटीएस के सामने सचिन वाजे खुद अपना बयान रिकॉर्ड कराने पहुंचे और एटीएस ने उनसे 10 घंटे तक सवाल जवाब किए। आपको बताते हैं कि सचिन वाजे और एटीएस के बीच क्या-क्या सवाल जवाब हुए। क्या आप मनसुख हिरेन को जानते थे? हाँ, जानता था। मनसुख हिरेन की पत्नी ने कहा है कि आपने स्कॉर्पियो कार इस्तेमाल की थी। मैं ऑटोमेटिक गाड़ी ही चलाता हूँ, स्कॉर्पियो चलानी नहीं आती। जिस रात मनसुख लापता हुए, क्या उनके परिवार ने आपको फोन किया था? हाँ, आया था। मैंने कहा कि वो कहीं भी जाने से पहले उनसे पूछते थे, लेकिन बिना पूछे क्यों गए, वो कहाँ गए मुझे नहीं पता। एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो मिलने पर सबसे पहले आप घटनास्थल पर पहुंचे? नहीं, पहले एटीएस की टीम, बीट मार्शल, ट्रैफिक पुलिस और डीसीपी जोन 2 पहुंचे थे। लोकल पुलिस भी पहुंच चुकी थी। इसके बाद मैं पहुंचा था।
सचिन वाजे पर बीजेपी हमलावर है। सरकार ने उन्हें क्राइम ब्रांच से भी हटा दिया है। वाजे भी अपनी सफाई पेश कर रहे हैं, लेकिन एंटीलिया कांड की गुत्थी में जिस तरह से सचिन वाजे का नाम आ रहा है, उससे लगता नहीं कि उनकी परेशानी खत्म होने वाली है। अब यहाँ बात करेंगे राजनीतिक हंगामे की, ड्रामे की, बयानों की, ऐसी कहानी की जिसने कल से पूरे पश्चिम बंगाल की सियासत को बदल के रख दिया है। वहां हंगामा मचा हुआ है। कल ममता बनर्जी को चोट लगी थी और आज दिन भर उस चोट के साइड इफेक्ट्स दिखे। अभी आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कल रात को करीब 3 बजे ममता बनर्जी की ये तस्वीर ट्वीट की और लिखा कि बीजेपी वालों, 2 तारीख को बंगाल के लोग तुम्हें अपनी ताकत दिखाएंगे। पहला सवाल तो ये उठता है कि ममता बनर्जी की इस हालत से बीजेपी का क्या लेना देना, क्योंकि ममता बनर्जी ने खुद कहीं भी बीजेपी का नाम नहीं लिया। हाँ, उनकी पार्टी के नेता जरूर बीजेपी का नाम ले रहे हैं, यानी ममता बनर्जी के घायल होने को भी टीएमसी चुनावी मुद्दा बना रही है, इनफैक्ट बना लिया है। और इसीलिए बीजेपी ममता बनर्जी पर नाटक करने का आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी को फाइटर कहा जाता है, स्ट्रीट फाइटर। भले ही कल वो दर्द से करहा रही थी, आज उनके पैर पर प्लास्टर बंधा हुआ था, वो वीडियो और वो तस्वीर सामने आई सबके, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद ही ममता बनर्जी कम बैक करेंगी। 13 मार्च से ममता बनर्जी फिर से चुनाव प्रचार करेंगी। 13 तारीख को वो पुरुलिया के बलरामपुर और बघमुंडी में रैली करेंगी। 14 मार्च की रैली के लिए बांकुड़ा में वो जाएंगी। 15 मार्च को ममता बनर्जी झारग्राम का दौरा करेंगी, यानी वो थोड़े दिन रेस्ट करेंगी और दोबारा चुनावी मैदान में उतर आएंगी। अस्पताल के बिस्तर में लेटी ममता बनर्जी, बाएं पैर में बंधा प्लास्टर, बदहवास हालत और धीमी आवाज। সবাইকে বিশেষ করে আমার যারা কর্মী ভাই বোনেরা আছেন এবং সাধারণ মানুষ আছেন। कल नंदीग्राम में चोट लगने के बाद ये ममता बनर्जी का सबसे ताजा वीडियो है, जिसमें उन्होंने अपनी हालत खुद ही बताई है। আমি সবাইকে বিশেষ করে আমার যারা কর্মী ভাই বোনেরা আছেন এবং সাধারণ মানুষ আছেন, এটা ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে, আর কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। लेकिन असली सवाल यह है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चोट कैसे लगी? क्या ममता बनर्जी की गाड़ी पर हमला हुआ था? क्या ममता बनर्जी किसी हादसे का शिकार हुई? बीजेपी पर हमले के आरोपों में कितनी सच्चाई है? ये सवाल कल से ही उठ रहे हैं, क्योंकि कल ममता बनर्जी ने दावा किया था कि जब 4-5 लोगों ने उनकी गाड़ी बंद की तो ममता बनर्जी को चोट लगी। इसके बाद उन्होंने इसे अपने खिलाफ साजिश भी बताया था। कितने लोग थे? पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में पूरा मुख फूल गया पूरा। हाँ दीदी, किसी की साजिश है, किसी की साजिश है दीदी, साजिश है किसी की। लोकल पुलिस कोई नहीं था, लोकल पुलिस से कोई नहीं था, एसपी भी नहीं था, लोकल पुलिस कोई नहीं था। हाँ इतना, हाँ पूरा दिन साजिश के ये आरोप बहुत गंभीर थे, इसीलिए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हंगामा भी करने लगे। लेकिन आज ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनके दौरे के दौरान गाड़ी पर जोर का धक्का लगा, जिससे उन्हें चोट लगी। বনেদের উপরে আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করছিলাম, ন্যাচারালি তখন এমন জোরে চাপ আসে যে তাতে আমার পুরো গাড়িটা চেপে যায় আমার পায়ের মধ্যে। এই অবস্থায় আমার কাছে যা ওষুধ টষুধ ছিল সেগুলো খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমরা কলকাতার দিকে রওনা হই এবং তারপর থেকে ডাক্তারদের চিকিৎসাধীন আমি আছি। আমি অনুরোধ করব আমার সকলের কাছে যে সকলে শান্ত থাকুন, সংযত থাকুন, ভালো থাকুন, আর এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয়। ममता बनर्जी के कल के और आज के बयानों में विरोधाभास देखने को मिल रहा है। कल ममता बनर्जी ने दावा किया था कि 4 से 5 लोगों ने जब गाड़ी बंद की तो उन्हें चोट लगी।
आज ममता बनर्जी ने कहा है कि वो जब गाड़ी में खड़े होकर नमस्कार कर रही थी तो जोर का धक्का लगा और पैर दबा। कल ममता बनर्जी ने इस घटना को साजिश बताया था। आज ममता बनर्जी ने कार्यकर्ताओं से शांति की अपील की है। यह वीडियो कल शाम का है जब ममता बनर्जी नंदीग्राम के बरूलिया बाजार पहुंची थी। इसके थोड़ी देर बाद ही ममता बनर्जी के पैर पर चोट लगी थी। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि ममता गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठी हुई है। गाड़ी के दरवाजे खुले हुए हैं, आसपास लोगों की भीड़ है। ममता बनर्जी हाथ जोड़कर सबका आभार प्रकट कर रही हैं। तभी इस भारी भीड़ के बीच गाड़ी धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है। लोग सड़क से हट ही नहीं रहे हैं। उन्होंने ममता बनर्जी की गाड़ी को चारों तरफ से घेरा हुआ है। ममता बनर्जी के काफिले की कोई और गाड़ी भी इस वीडियो में नजर नहीं आ रही। ये माना जा रहा है कि इसी भीड़ के धक्के की वजह से गाड़ी का दरवाजा ममता बनर्जी के पैर से टकराया और उन्हें चोट आई। ये वो दुकान है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने ही आइस दिया था ममता बनर्जी को। क्या हुआ था जब ममता बनर्जी यहाँ आई थी? कितने बजे की बात है? लगभग 6:15 के बाद। ममता यहाँ पे कहाँ पे थी, आप जगह बताएंगे? इस जंक्शन में गेट के पास खड़ी नहीं थी। गेट में लगभग गाड़ी में बैठी रही थी। भीड़ के वजह से उनके दरवाजा बंद हो गया, इसलिए चोट लग गई। उनको पाँव में चोट लगी। तो फिर आपके पास आइस लेने कौन आया था? उनके स्टाफ जो थे, जो मेडिकल के स्टाफ और उनके पुलिस सिक्योरिटी और यहाँ पर जो सिक्योरिटी थे उनमें। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ममता बनर्जी के साथ हुए इस हादसे को नाटक बताया है और चुनाव आयोग से जांच की मांग की है। सीसीटीवी में छाए हुए है, दिखाए कहाँ कुछ क्या हुआ। ये पखंडी करने का कोई जरूरत नहीं तो थे। तो ये प्लास्टर की मतलब ये तो नहीं कि उनको किसी ने मारने का कोशिश किया। अगर मारने का कोशिश की तो उनके पुलिस वालों क्या कर रही थी? वो भावना को आकर्षित करना चाहते हैं, आम लोगों की दया माया को आकर्षित करना चाहते हैं कि उनके लोग दुख व्यक्त करे, आ करे, ईश करे कि हाँ एक महिला पे इतना हमला हुआ, चलो सब वोट इनकी ही डाल दो। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को चाहिए कि उनके द्वारा उम्मीदवार के पीछे चल रहे वीडियो में ऐसा क्या आया है उसको सार्वजनिक करना चाहिए। जनता को पता लग जाएगा कि उसमें कौन है। जबकि टीएमसी भी इस हादसे से राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। वैसे ये भी हैरानी है कि टीएमसी के नेता ही ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सीएम अपने ही प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। कैंडिडेट होने के नाते मैं कंप्लेन कर रहा हूं। आई एम ऑल्सो स्कैर्ड दैट इज माई लाइफ इज इनसिक्योर। अगर दीदी का ऐसा होगा एज ए कैंडिडेट, हाउ कैन आई मूव? इवन देयर विल बी एन अटेम्प्ट टू मर्डर ऑन मी आल्सो। नंदीग्राम में जहां जहां पर टीएमसी के झंडे हैं वहीं बीजेपी के भी लग गए। और ये बात सिर्फ नंदीग्राम के ही नहीं, पूरे बंगाल के चुनावी संग्राम की कुछ तस्वीर ऐसी ही है। खेला हो बे, जी हाँ, अब नया खेला शुरू हुआ है ममता बनर्जी के घायल होने पर। ममता बनर्जी की एक छवि रही है फाइटर की। वो घायल पहली बार नहीं हुई है, लेकिन इस बार उनके घायल होने की और उसके पीछे की सियासत की भी कुछ न कुछ कहानी भी है। इसीलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि मास्टर स्ट्रोक जिसे कहा जाता है वो दांव बिल्कुल फेल भी हो जाता है। इस बार क्या ऐसा ही होगा ममता बनर्जी के चोटिल होने को लेकर या उनके घायल होने को लेकर? महाशिवरात्रि के मौके पर आज हरिद्वार में महाकुंभ का पहला शाही स्नान संपन्न हो चुका है। पहले शाही स्नान में अखाड़ों के साधु संतों ने हिस्सा लिया। इस दौरान गंगा के किनारे जो खूबसूरत अद्भुत नजारा था उसकी झलक अगर आपने मिस कर दी है तो हमने आपके लिए संजो कर रखी है। महाशिवरात्रि के दिन आज से हरिद्वार में महाकुंभ में शाही स्नान शुरू हुआ। हर हर महादेव की गूंज के साथ हर की पैड़ी पर शाही अखाड़े के साधु संतों का हुजूम उमड़ पड़ा। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ के इस अनूठे संयोग के बीच सबसे पहले जूना अखाड़े ने शाही स्नान किया। हर की पैड़ी के ब्रह्मकुंड के ठीक सामने साधु संतों ने गंगा में आस्था की डुबकियां लगाई। ठीक पीछे जूना अखाड़े के जो सन्यासी हैं वो इस समय शाही स्नान कर रहे हैं। 4 अखाड़े एक साथ यहाँ ब्रह्मकुंड में
स्नान कर रहे हैं। जूना अखाड़े के बाद श्री निरंजनी अखाड़ा घाट पर पहुंचा और उसने भी आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान कई नागा साधु भी हाथों में त्रिशूल, गदा और तिरंगा लेकर गंगा में उतरे। ये पहली बार था जब किन्नर अखाड़े को भी इस शाही स्नान का हिस्सा बनाया गया। सड़क पर एक ओर जहां अखाड़ों की टोली हर की पैड़ी की ओर बढ़ रही थी, तो दूसरी तरफ उनके स्वागत में हेलीकॉप्टर के जरिए आसमान से फूलों की बारिश हुई। इस शाही स्नान में एक दिन पहले ही उत्तराखंड की गद्दी संभालने वाले सीएम तीरथ सिंह रावत भी पहुंचे। जनता को शुभकामनाएं देता हूं और मंगल कामनाएं करता हूं। और हरिद्वार में हो रहे इस महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। अब महाकुंभ का दूसरा शाही स्नान 12 अप्रैल को। अरे भैया, तुम्हें कब्ज है क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। कब्ज कहने के लिए तो एक समस्या है, पर 1000 बीमारियों की जड़ है। इसे इग्नोर न करें। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक च्यून आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।